हेलो जी, हेलो, नमस्कार, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त MSK आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ अपना लेक्चर नंबर 2 अबाउट द चैप्टर नंबर 2 एक्चुअली, दैट इज़ बायोमॉलिक्यूल्स। तो चैप्टर शुरू करने से पहले दो बातें सुन लेते ज़रा। छोटी सी बात है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपने अंदर एक नई ऊर्जा बना लेते हैं। आउट ऑफ द माउंटेन ऑफ डिस्पेयर आ स्टोन ऑफ होप। अगर हमारे चारों तरफ चाहे कितने भी घने बादल छा रहे हों, लेकिन वहाँ पर एक पत्थर होता है होप का। ये बात किसने कही थी? मार्टिन लूथर किंग ने कही थी। तो इसी शक्ति के साथ हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 2 ऑफ ज़ूलॉजी, दैट इज़ बायोमॉलिक्यूल्स। व्हाट आर बायोमॉलिक्यूल्स? Biomolecules are all the carbon compounds that we get from living organism। अब भाई ये तो हो गई डेफिनेशन। असल में होता क्या है बायोमॉलिक्यूल्स? इन्हें दो शब्दों में तोड़ लीजिए आप। बायोमॉलिक्यूल, जस्ट अ मिनट, बायोमॉलिक्यूल। अब बायोमॉलिक्यूल आर द कंपाउंड्स। बायोमॉलिक्यूल्स आप टर्म देखिए, बायोमॉलिक्यूल्स एक्चुअली बायो मीन्स लिविंग एंड मॉलिक्यूल्स मीन्स लिविंग मॉलिक्यूल्स। एंड लिविंग मॉलिक्यूल्स मतलब कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स लिविंग मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है। तो जो सारे कार्बन कंपाउंड्स जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं, वे उन्हें क्या कहते हैं? बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। और बस ये छोटी डेफिनेशन है, NCERT में एक लाइन लिखी हुई है, बस वही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पर। अब आयंस की बात करते हैं। सेल्स में क्या आयंस का डिस्ट्रीब्यूशन है, कैसे है? तो सबसे पहले होती है K+, फिर होती है Na+, और फिर होती है Ca+2, ठीक है। और ये आपको ध्यान रखने का एक तरीका है, वो है कनक, ठीक है ना। कनक से आप ध्यान रख सकते हैं इसका ऑर्डर, दैट इज़ K से पोटेशियम, Na से सोडियम एंड Ca से कैल्शियम, ठीक है जी। फिर हम बात करते हैं आगे यहाँ पर अरे यार तू भी साथ छोड़ दे मेरा, चल यार आगे बढ़ जाए। फिर हम बात करते हैं आगे परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स इन सेल और ऑर्गेनिज्म। इसका ऑर्डर क्या है? OCN कले, ठीक है, OCN कले। अभी इस ऑर्डर का मतलब क्या हुआ OCN कले का? एक मिनट भाई, चलो OCN कले। तो यहाँ पर OCN कले जो है, यहाँ पर इसे आपके लिए, हाँ यार इसमें भी लिख सकते हैं, चलो। तो OCN, ठीक है, फिर लिख दें कले, ठीक है। तो OCN कले, ये O है आपका, ठीक है। OCN कले, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, देन कैल्शियम एंड देन हाइड्रोजन, ठीक है। ये ऑर्डर है किसका? परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स इन सेल और ऑर्गेनिज्म में, ठीक है भाई। तो आगे बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट और सेल कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब सेल में कितना परसेंटेज में कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट टाइप के बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो आगे बात करते हैं भाई, बायोमॉलिक्यूल नहीं कह सकते हम इसे, क्योंकि वाटर बायोमॉलिक्यूल नहीं है एक्चुअली। हमें एक ओवर भी ले रहे हैं बस इसका, कि कितना मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से कितने सेल में चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो बात करते हैं पहले हम वाटर की, फिर प्रोटीन, फिर न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड आयंस। इसे करने का मैंने आपको टेक्निक लिखी हुई यहाँ पर, दैट इज़ वपन कली, ठीक है, वपन कली। W फॉर वाटर, P फॉर प्रोटीन, N फॉर न्यूक्लिक एसिड, C फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, L फॉर लिपिड्स एंड I फॉर आयंस, वपन कली, ठीक है। वाटर की परसेंटेज कितनी होती है? 70 to 90%, ठीक है, 70 to 90%। प्रोटीन की 10 to 15%, न्यूक्लिक एसिड की 5 to 7%, कार्बोहाइड्रेट की 3%, लिपिड्स की 2% एंड आयंस की 1%। ये तो आपको नीचे बाद वाले तो याद ही रहेंगे, कल ही आप ध्यान रखते हैं 3, 2, 1, ये तो 3 ही है और 3 से स्टार्ट हो रहे हैं, 3, 2, 1। इनकी बात करते हैं वाटर आप सब जानते हैं कि सेल्स में सबसे ज़्यादा किसकी परसेंटेज होती है? वाटर की, लगभग 70 to 90%, प्रोटीन 10 to 15%, न्यूक्लिक एसिड 5 to 7%। ये द डेटा जो है ये इम्पॉर्टेंट जानते हैं। रुकिए एक मिनट भाई, अरे ये इम्पॉर्टेंट क्यों है असल में? क्योंकि ये NCERT के टेबल में गिवन है। आप जानते हैं NCERT की इम्पोर्टेंस मेरे भाई, ओके।
तो ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है। ओके, तो अरे यार चल यार, अपन भी नए नए आए इस सिस्टम पर, तो कोई बात नहीं, सीख जाएंगे। आगे चलते हैं यहाँ पर, एनालिसिस ऑफ डिफरेंट कंपाउंड सेल और ऑर्गेनिज्म। एनालिसिस ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स इन सेल और ऑर्गेनिज्म। अब हम दो मेथड से एनालिसिस करते हैं सेल या ऑर्गेनिज्म में कंपाउंड्स का। दैट इज़, एक तो हो गया अपना क्या, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का एनालिसिस, और एक हो गया इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का एनालिसिस। पहले बात कर लेते हैं हम ऑर्गेनिक का। ऑर्गेनिक के लिए हम क्या करते हैं असल में, क्या करते हैं बताइए। हाँ भाई, तो ऑर्गेनिक के लिए हम ये है क्या चीज़ दोस्त। चलिए, तो एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड हमने पढ़ लिया कि दो चीज़ें होती हैं, दैट इज़ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। तो यहाँ पर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, ठीक है। तो हम ऑर्गेनिक में इनऑर्गेनिक की पहले बात कर लेते हैं। तो इनऑर्गेनिक में पहले हम करते हैं ऐश एनालिसिस होता है इनऑर्गेनिक के लिए, ऐश एनालिसिस। तो इसमें क्या करते हैं, फ्रेश टिश्यू लेते हैं। फ्रेश टिश्यू का मतलब वेट होता है उसका, गीला होता है, ठीक है। ड्राई का मतलब होता है सूखा और वेट का मतलब होता है गीला। तो वेट लेते हैं और हमने इसमें क्या लिया, हमने पत्ती ली या फिर लीवर लिया। तो लीफ या फिर लीवर लिया, ठीक है। उसे हमने क्या किया, ड्राई किया। ड्राई करके क्या होगा, एक्चुअली वाटर सारा H2O इवेपोरेट हो जाएगा। फिर हमने इसका ड्राई वेट, जब हमने इसे वेट को हमने जब ड्राई किया तो हमें ड्राई वेट ऑब्टेन हुआ। और फिर ड्राई वेट को हमने क्या किया, बर्न कर दिया। जब हमने बर्न कर दिया इसे तो क्या हुआ, CO2 और H2O क्या हो गए भाई, निकल गए। हमने जब पढ़ा था कि हमने कंबशन रिएक्शन में पढ़ी होगी ना, तो एग्जिट क्या होता है, प्रोडक्ट में क्या आता है, CO2 H2 निकल जाते हैं। तो वही यहाँ पर हुआ। अब बचा क्या है यहाँ पर, रेजिड्यू बचा। रेजिड्यू क्या था हमारा, ऐश था, राख हम जिसे कहते हैं। वही जो हमें राख थी वो हमें कब मिली, इसे कहते हैं एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब जो राख है, अब उसमें एनालिसिस करने में हमें क्या मिला, Ca+2 आयंस मिले, Mg मैग्नीशियम के आयंस मिले, सल्फेट मिला, सल्फेट के आयंस मिले। तो ये सारा हमने प्रोसेस किस लिए था भाई, ये हमने था इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए। अब बात करते हैं हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए हाँ चलिए, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए हमने करा क्या, इनऑर्गेनिक के लिए। अब इनऑर्गेनिक के लिए तो हमने कर लिया। अब ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की बात करते हैं। तो एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में हमने फ्रेश टिश्यू लिया प्लस क्या लिया, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है। तो CCl3COOH, इसमें हमने पेस्टल लिया, एक मोटर लिया। अब खलकुटनी हम जो घर पे यूज़ करते हैं ना, उसे ही हम पेस्टल और मोटर कहते हैं, ठीक है। तो अब ने क्या किया, हमने चटनी बना ली, इसकी स्लरी बना ली और फ्रेश टिश्यू। अब क्या हुआ उसके बाद हमने यहाँ फ्रेश टिश्यू को कौन से, वही है जो हमने पहले लिए थे, दैट इज लीवर और कौन सा, लीव्स, कोई सा भी ले सकते हैं आप। NCERT में ये दो एग्जाम्पल दिए, इसलिए बात कर रहा हूँ इसके बारे में, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, जब स्लरी बना ली इसकी फ्रेश टिश्यू की, अब जब स्लरी बना ली तो हम क्या करते हैं, चटनी को अब छानते हैं, ठीक है। अब चटनी को छानेंगे हम, तो हमें क्या मिलेगा, फिल्ट्रेट मिलेगा, एक मिलेगा रिटेंटेट। फिल्ट्रेट मतलब क्या होता है, छन के नीचे आ गया, नीचे बैठ गया, ठीक है। और उसे ही किस में आते हैं, एसिड सॉल्युबल पूल में भाई। एसिड सॉल्युबल पूल मतलब फिल्ट्रेट, जो छन के अब जो नीचे आ गया वही सॉल्युबल होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। एसिड सॉल्युबल पूल में कौन आ गए, जो छन के नीचे आ गया। और इसमें क्या क्या आते हैं, सेल कंपोजिशन आती है अदर देन सेल ऑर्गेनल, क्योंकि सेल ऑर्गेनल आप समझते हैं भाई, थोड़ा साइज़ होता है ना, तो इसलिए जिनका साइज़ मतलब कितना 800 डेल्टन से छोटा होता है वो फिल्ट्रेट में आ जाते हैं, और जिनका साइज़ 800 डेल्टन से बड़ा होता है वो कहाँ पे आते हैं, रिटेंटेट में आते हैं भाई, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं होगी। रिटेंटेट में क्या आता है, इसके अपोजिट सॉल्युबल एसिड इन इनसॉल्युबल पूल, एक्चुअली, ठीक है। इनसॉल्युबल पूल और सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है भाई। ओके, तो अब यहाँ पर कौन आते हैं, फिल्ट्रेट में आते हैं, कौन आते हैं, फिल्ट्रेट में आते हैं हमारे बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स, एंड रिटेंटेट में आते हैं बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। यहाँ बायो माइक्रोमोलिक्यूल में साइज़ कितना होता है, लेस देन
800 डेल्टन, ठीक है। और यहाँ पर कितना होता है, मोर देन 800 डेल्टन। यहाँ पर कौन होते हैं, सिंपल शुगर, वहाँ पर कौन से होते हैं, पॉलीसैकेराइड। सिंपल शुगर मतलब मोनोसैकेराइड बेसिकली, यहाँ पॉलीसैकेराइड हो गए। मोनोसैकेराइड डाइसैकेराइड भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पॉलीसैकेराइड आएंगे, ठीक है। और यहाँ पर अमाइनो एसिड्स किस में, फिल्ट्रेट में, और रिटेंटेड में क्या हो गया, प्रोटीन्स हो गए। और यहाँ पर N2 बेसिस काम नहीं चलेगा, हाँ। तो नाइट्रोजन बेसिस मिलते हैं हमें किस में, फिल्ट्रेट में। और यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड मिलेंगे कहाँ पर, हमें रिटेंटेट में। रिटेंटेट में ध्यान रखिए, रिटेंटेट में बड़ी चीज़ें मिलती है, ठीक है, और फिल्ट्रेट में छोटी चीज़ें। जितना स्मॉल मतलब मोनोमर्स आप सोच सकते हैं ना, वे सब कहाँ जाएंगे, फिल्ट्रेट में आ जाएंगे। और जो बड़े बड़े जो बनाते हैं वे जो मोनोमर्स मिलके, वो जैसे कि कौन सा मोनोसैकेराइड्स मिल के क्या बनाते हैं, ढेर सारे पॉलीसैकेराइड बनाती है। तो पॉलीसैकेराइड कहाँ गया, रिटेंटेट में आ गया, क्योंकि वो एसिड इनसॉल्युबल पूल है। बाकी जो अपना नीचे जो था कौन सा, फिल्ट्रेट, वहाँ पे कौन आ गया, एसिड सॉल्युबल पूल, तो वहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल्स आएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना। लेकिन भाई मेरे एक बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है यहाँ पर, क्या है उसका नाम, लिपिड। अब भाई लिपिड को बंदे समझते हैं कि फैटी एसिड्स कौन बनाता है, लिपिड्स बनाते हैं। अब यहाँ पर दिक्कत आती है कि लिपिड्स का साइज़ क्या होता है, 800 डेल्टन से छोटा होता है। लेकिन इन्हें हम फिर भी कहाँ डाल दिया, हमने डाल दिया इन्हें रिटेंटेट में, ये जबकि होते हैं माइक्रोमोलिक्यूल। अब भाई क्यों डाला, क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक होते हैं नेचर में, ठीक है। ऐसा कुछ एक लिपिड नहीं प्रेजेंट होता, एक क्लस्टर में प्रेजेंट होते हैं, एक तरीके से अपनी कॉलोनी बना लेते हैं हाइड्रोफोबिक की वजह से। तो अब क्या होगा, जैसे कि आपने तेल को अगर पानी में डालोगे आप, तो क्या होगा, फ्लोट करेगा वो, किस वजह से, कि अपना है तो छोटे छोटे पार्टिकल, लेकिन फ्लोट करता है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोफोबिक नेचर में होता है, तो इसलिए पानी की पानी में रह नहीं सकता, इसलिए अपोज करता है पानी को, तो इसलिए सरफेस पे रहेगा। तो इसी तरह लिपिड है, लिपिड भी क्या करेंगे, अपना हाइड्रोफोबिक नेचर में है, तो इसलिए ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, फिल्ट्रेशन में नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसलिए रिटेंटेट में पाए जाते हैं लिपिड। ये एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है किसका मेरे भाई, अरे यार चलो, लिपिड किसका एग्जाम्पल है भाई, माइक्रोमोलिक्यूल होने के बावजूद किस में आता है, ये अपना आता है दैट इज रिटेंटेट में, ड्यू टू हाइड्रोफोबिक नेचर की वजह से, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब, हाँ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नहीं भाई नहीं, माफ़ी सर, हमें माफ़ी करते हैं, अरे यार चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। बायोमोलिक्यूल्स ऑफ मेटाबॉलिज्म क्या होते हैं, अपने मेटाबोलाइट्स होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो मेटाबोलाइट्स कितने टाइप के होते हैं, पहले बात कर लेते हैं मेटाबॉलिज्म की। अब बहुत से को मेटाबॉलिज्म नहीं पता होगा, तो पहले मेटाबॉलिज्म की बात कर लेते हैं। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, दो टाइप में होता है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या है, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, जैसे कि आप ध्यान रखिए, छोटे से पार्टिकल से अरे बड़े बड़े पार्टिकल्स का बनना, मतलब इधर जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एनाबॉलिक प्रोसेस हो गया। यहाँ पर एनर्जी देनी पड़ेगी, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन अब अगर यहाँ पे हम रिवर्स कर दे, क्या कर दे, रिवर्स कर दे हम, एक मिनट भाई, हाँ चलिए। तो मैं कह रहा हूँ, अगर हम यहाँ पर रिवर्स कर दे, मतलब छोटे पार्टिकल्स, मतलब पार्टिकल का सॉरी साइज़ नहीं, मतलब साइज़ के ऊपर नहीं बात कर रहा हूँ मैं, कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, कि कॉम्प्लेक्सिटी की बात, ठीक है। जैसे कि ग्लूकोज था यहाँ पर, ग्लूकोज, ठीक है। तो ग्लूकोज ने क्या बनाया, ग्लाइकोजन बनाया, ठीक है। तो अब ग्लूकोज ने जब ग्लाइकोजन बनाया, तो यहाँ पर ये इस तरीके से प्रोसेस था।
तो यहाँ पर हमें एनर्जी देनी पड़ी, तो ये कौन सा हो गया, एनाबॉलिक प्रोसेस हो गया, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। लेकिन जहाँ पे एनर्जी कंज्यूम हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ की उल्टे की, उल्टा इसके उल्टे की, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ग्लाइकोजन टूट रहा है और क्या बना रहा है, ग्लूकोज। तो यहाँ पर क्या होगी, एनर्जी निकलेगी, तो यही क्या हो गया, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। अगर ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बन रहा है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बन रहा है, तो क्या हो गया, सॉरी, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बन रहा है तो क्या हो गया, एनाबॉलिक प्रोसेस। लेकिन अगर लेकिन क्या हुआ, अगर ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बन रहा है तो क्या होगा, कैटाबॉलिक प्रोसेस। बस ये बात समझानी, छोटी सी बात की थी आप। अरे यार, गिव मी टाइम। हाँ जी, तो बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो आगे हमने यहाँ तक के पढ़ चुके हैं, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की, ठीक है जी। किसकी बात करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट, ठीक है। अभी है क्या असल में, ये थोड़ी सी अब यहाँ पर मज़ेदार बात आनी शुरू हुई है। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं मेटाबॉलिक पाथवे में, ठीक है। और लेकिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होते हैं, नो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन मेटाबॉलिक पाथवे। जो प्राइमरी मेटाबोलाइट होते हैं वे क्या करते हैं, प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बेसिकली जो प्राइमरी क्या चीज़ होती है, जो हमारे इस्तेमाल की चीज़ होती है, ठीक है। डायरेक्टली मतलब प्राइमरी इस पर हम डिपेंडेंट है, और ये हम बात किसी कर रहे हैं, प्लांट्स की। तो प्लांट्स के प्रोसेस में जो डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट होता है वे सब क्या हो गए, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हो गए, कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है। और जो नॉन डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, तो मतलब इनडायरेक्टली कह सकते हैं आप, तो उन्हें किस में आ गए, दैट इज सेकेंडरी मेटाबोलाइट में। तो ये जो प्राइमरी मेटाबोलाइट होते हैं, ये सिग्निफिकेंट रोल होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, ठीक है। और जो ये होता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट, इनका नॉट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, या वे कह सकते हैं इनडायरेक्टली करते हैं, ठीक है। तो फिर हम बात करते हैं यहाँ पर एग्जांपल्स की। अमाइनो एसिड, शुगर, ग्लाइकोजन, स्टार्च, ये सब आप जानते हैं डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट होता है किसमें, दैट इज मेटाबॉलिक पाथवे में इन सब का। लेकिन अब हम बात करते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का एक चार्ट गिवन है एनसीईआरटी में, उसे खोल लीजिए अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो। और फिर हम बात करते हैं यहाँ से आगे, ठीक है। तो ग्रेट, हाँ, तो यहाँ पर हम बात करते हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की कुछ एग्जांपल है, पिगमेंट्स है, एल्कलॉइड्स है, टर्पेनॉइड्स है, एसेंशियल ऑयल्स है, टॉक्सिन्स है, लेक्टिन्स है, ड्रग्स है, पॉलीमेरिक फॉर्म है, ठीक है। तो ये सब गिवन है एनसीईआरटी में, है ना। तो इनके ऊपर अब बात करते हैं, पिगमेंट्स की बात करते हैं। तो पिगमेंट्स में कैरोटिनॉइड्स और एंथोसाइन दो होते हैं, ठीक है, कैरोटिनॉइड्स और एंथोसाइनिन। कैरोटिनॉइड्स क्या होता है, प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ए का प्रीकर्सर, ठीक है, प्रीकर्सर होता है कौन, कैरोटिनॉइड्स। एंथोसाइनिन क्या होता है, प्रोवाइड कलर कराता है पेटल्स और सेपल्स में। पेटल्स और सेपल्स आप जानते हैं, जो पंखुड़ियाँ होती हैं ना, पंखुड़ियों के नीचे हरा हरा होता है, वो सब पेटल्स और सेपल्स होते हैं, ठीक है। एंथोसाइनिन, ठीक है। एल्कोलॉइड्स में होते हैं एग्जाम्पल मॉर्फिन और कोडीन, दो एग्जाम्पल है मॉर्फिन और कोडीन, ठीक है। और ये क्या होते हैं, डिप्रेसेंट होते हैं। अरे रुको, ये क्या होते हैं, डिप्रेसेंट होते हैं। डिप्रेसेंट क्या होते हैं, डिप्रेसेंट होते हैं, ठीक है। और फिर टर्पेनॉइड्स की बात करते हैं हम, और डिप्रेसेंट की हम बात कर रहे थे हम। तो डिप्रेसेंट एक्चुअली जो हमारे नर्वस सिस्टम का फंक्शन कम करवाते हैं, मतलब एक ऐसे एल्कलॉइड्स होते हैं ना, आपके दवाइयों में भी एल्कलॉइड्स मिले होते हैं, जानते हैं अभी बात, दैट इज़ किंचोना की बाग से भी हमें एल्कलॉइड्स वगैरह मिलते हैं। तो वही सब है, ये मॉर्फिन और कोडीन, ठीक है, डिप्रेसेंट की तरह वर्क करते हैं, मतलब आपके नर्वस सिस्टम की फंक्शनल एक्टिविटी को रिड्यूस कर देते हैं। टर्पेनॉइड्स की बात करते हैं, दैट इज़ दो आते हैं यहाँ पर, मोनोटर्पेन्स और डाइटर्पेन्स, ठीक है, मोनोटर्पेन्स और डाइटर्पेन्स। और फिर आते हैं एसेंशियल ऑयल्स में लेमन ग्रास ऑयल। एक पिछले साल कुछ साल पहले ही लेमन ग्रास ऑयल के ऊपर क्वेश्चन आया था, AIPMT में आया था या कहाँ आया था, लेकिन आया था इसके ऊपर क्वेश्चन, ठीक है। एसेंशियल ऑयल्स में कौन आ गया, लेमन ग्रास ऑयल, ऑब्टेन्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ स्टेम मिलता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं था, इग्नोर इट, ठीक है। तो टॉक्सिन्स की बात करते हैं, एब्रिन और राइसिन, एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा। एनसीईआरटी का टेबल आपको हर एक छोटी छोटी बात याद होनी चाहिए।
लैक्टेंस की बात करते हैं, कॉन्केनेवलिन ए, कॉन्केनेवलिन ए, ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन अभी कुछ ही साल पहले आया था, अभी आया था 2-3 साल पहले। तो लैक्टेंस कॉन्केनेवलिन ए, ठीक है, एग्जाम्पल इसका कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग प्रोटीन होता है। तो ड्रग्स में लेकिन आते हैं विमब्लास्टिन और कर्क्यूमिन। विमब्लास्टिन क्या होता है, एंटी कैंसर ड्रग होता है, और कर्क्यूमिन क्या होता है, एंटीसेप्टिक होता है। कर्क्यूमिन तो आप जानते ही होंगे यार, मतलब जनरली यूज़ होता है घर में। तो ऑब्टेन फ्रॉम टर्मरिक, टर्मरिक से ऑब्टेन होता है ये कर्क्यूमिन में, ठीक है। विमब्लास्टिन एंटी कैंसर ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम विकारोजिया, विकारोजिया, ध्यान रखिएगा, ये नाम थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और विमब्लास्टिन आप ध्यान रखिएगा, एंटी कैंसर ड्रग होता है। आगे बात करते हैं, तो पॉलीमेरिक फॉर्म सेल्यूलोज, रबर और गम, ये इंपॉर्टेंट है, सेल्यूलोज, रबर और गम, सेल्यूलोज, रबर और गम, ध्यान में रखिएगा बात को कि पॉलीमेरिक फॉर्म होते हैं। ओके, सो आगे बात करते हैं, चलते हुए, चलो, ओके। सो अब बात करते हैं हम कार्बोहाइड्रेट पे। हमने एक पड़ाव पूरा किया इंट्रोडक्शन का, अब आते हैं मेन टॉपिक पे। कार्बोहाइड्रेट टॉपिक हमारा। कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बो मतलब कार्बन, और हाइड्रेट मतलब हाइड्रेट, हाइड्रेट मतलब H2, मतलब कार्बन के हाइड्रेट CH2ON, ठीक है। इन्हें क्या कहते हैं कार्बोहाइड्रेट का, सैकराइड्स, क्योंकि बने होते हैं किसके, शुगर के, ठीक है, ये शुगर के बने होते हैं, इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स को हम सैकराइड्स भी कहते हैं। तो अब कार्बोहाइड्रेट्स में 2 ग्रुप लगे होते हैं, कीटोस और, अरे रुको, तो कार्बोहाइड्रेट में 2 ग्रुप लगे होते हैं, दैट इज कीटोस एंड एल्डोस, ठीक है। कीटोस और एल्डोस, कीटोस में क्या होता है, CO ग्रुप लगा होता है, कीटो ग्रुप, एंड एल्डोस में क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप लगा होता है, CHO। सफिक्स हम यूज़ करते हैं उलोज, एंड यहाँ पर ओज यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कीटोस में क्या हो गया, CO, याद आया आपने, अगर 10th में पढ़ा सकता है हो सके, कार्बोनाइट्रेट्स कंपाउंड में कीटोन ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, अगर याद हो किसी को, अच्छा कोई बात नहीं, चलिए। तो CO क्या हो गया, कीटो ग्रुप हो गया, और CHO क्या हो गया, एल्डिहाइड ग्रुप होता है। बस आप सफिक्स का ध्यान रखिएगा, सफिक्स कीटो ग्रुप के साथ क्या होता है, उलोज यूज़ होता है, एंड एल्डिहाइड ग्रुप के साथ क्या यूज़ होता है, ओज यूज़ होता है। तो फिर हम बात करते हैं, चलिए इसी बात पे आगे, स्मॉल कार्बोहाइड्रेट एंड लार्ज कार्बोहाइड्रेट। स्मॉल और लार्ज का मतलब ही समझ गए होंगे सुनते ही, स्मॉल एंड लार्ज कार्बोहाइड्रेट, स्मॉल एंड लार्ज कार्बोहाइड्रेट, सबर, तो स्मॉल एंड लार्ज कार्बोहाइड्रेट, स्मॉल कार्बोहाइड्रेट में 2 आ गए, मोनोसैकराइड्स एंड ऑलिगोसैकराइड, ठीक है। तीसरा भी आता है जो कि मोनोसैकराइड से डिराइव्ड होता है, उसे क्या कहते हैं, डिराइव्ड मोनोसैकराइड, ठीक है ना। तो मोनोसैकराइड, ऑलिगोसैकराइड एंड डिराइव्ड मोनोसैकराइड, ठीक है। चलिए तो पहले इन तीनों के ऊपर बात कर लेते हैं हम, मोनोसैकराइड, ऑलिगोसैकराइड एंड डिराइव्ड मोनोसैकराइड। इसमें मोनोसैकराइड में कितने कार्बन लगे होते हैं, 3 से 7 कार्बन लगे होते हैं, और ये 5 टाइप के होते हैं, ठीक है। 5 टाइप के कौन होते हैं, ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज एंड हेक्सोज, ठीक है ना। तो हाँ, तो बात करते हैं अब ट्रायोज की। मैंने क्या आपको जनरल फॉर्मूला बताया था, याद है, किसी ने ध्यान से सुना हो तो, ये लिखा हुआ भी है यहाँ पर थोड़ा, CH2N, ठीक है, CH2 ब्रैकेट, विद इन ब्रैकेट, अब बाहर क्या आ गया, N आ गया। तो जब ट्रायोज मतलब क्या किया आपने, N की वैल्यू क्या लीजिए, 3 ले ली, तो CH2N अब क्या किया आपने, C3H6O3 बन जाएगा आपका। इसी तरह N की वैल्यू 4 ले लेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, C4H8O4। पेंटोज में क्या होगा, 5 ले लेंगे, C5H10O5। हेक्सोज में क्या होगा, 6 ले लेंगे वैल्यू N की, तो क्या मिलेगा, C6H12O6। अब बात करते हैं, पहले किसकी बात करते हैं, दैट इज डिराइव्ड ऑलिगोसैकराइड्स की बात कर लेते हैं। ऑलिगोसैकराइड्स में कौन सा आ गए भाई हमारे, ऑलिगोसैकराइड में आते हैं हमारे डाइसैकराइड्स, और आते हैं ट्राइसैकराइड्स, मतलब वहाँ पे कौन आ गए थे हमने, अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक तो पढ़ लिया हमने मोनोसैकराइड पढ़ा, मोनोसैकराइड अलग थे और ऑलिगोसैकराइड अलग है। मोनोसैकराइड्स हो गए 3 to 7 कार्बन कंटेनिंग ग्रुप्स, ठीक है, और ऑलिगोसैकराइड्स में क्या हो गया, वहाँ पे क्या था, 3 to 7 कार्बन थे। लेकिन ऑलिगोसैकराइड में क्या होता है, जब 2 या 2 से लेकर 9 तक के मोनोसैकराइड जब जुड़ जाते हैं, समझ रहे,
2 से लेकर 9 तक के जब मोनोसेक्राइड जुड़ जाते हैं तो मिलके क्या बनाते हैं, ओलिगोसेक्राइड्स। तो ओलिगोसेक्राइड्स में ओलिगोसेक्राइड, हाँ, तो ओलिगोसेक्राइड में मैं बात करता हूँ कि लैक्टोज आते हैं, लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज एंड ट्रिहेलोज। लैक्टोज, लैक्टिक एसिड आपने सुना होगा, लैक्टोज का ध्यान रखिएगा, मिल्क शुगर कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, मिल्क शुगर कहते हैं। लैक्टोज को क्या कहते हैं, मिल्क शुगर, ठीक है। और फिर इसे क्या कहते हैं, सुक्रोज को हम कहते हैं केन शुगर, या सुक्रोज को क्या कहते हैं, शक्कर से है सुक्रोज, यानी कि शक्कर। शक्कर कहाँ से मिलते हैं हमें, दैट इज गन्ना, याद है, शुगर केन तो वहाँ से, इसलिए वहाँ से केन शुगर। टेबल शुगर जनरली घर पे हम क्या करते हैं, परोसते हैं, टेबल शुगर इसे सुक्रोज होता है, ठीक है। तो सुक्रोज को क्या कहते हैं, केन शुगर या फिर टेबल शुगर, 2 नाम से बुलाया जाता है। माल्टोज को क्या, माल्टोज ग्रेन्स के सीरियल्स पाए जाते हैं, माल्टोज। ट्रीहेलोज हीमोलिम्फ ऑफ इंसेक्ट्स में पाए जाते हैं, ठीक है, हीमोलिम्फ ऑफ इंसेक्ट्स में पाए जाते हैं ट्रीहेलोज। तो इनकी कंपोजिशन ध्यान रखिएगा कि लैक्टोज में किससे बना होता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। लैक्टोज किससे बना होता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। सुक्रोज किससे बना होता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से। माल्टोज किससे बना होता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से, ठीक है। और ट्रीहेलोज किससे बना होता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से। भी कंपोजिशन दोनों की सेम है भाई, किसकी, दैट इज माल्टोज एंड ट्रीहेलोज, इन दोनों की कंपोजिशन सेम है, यहाँ पर हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अब बात करते हैं इनकी कंपोजिशन के बाद, दोबारा रिकॉल कीजिए, मतलब मेरे साथ साथ दोबारा दोहराइए एक और बार। लैक्टोज की कंपोजिशन क्या होगी, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ऑर्डर ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ग्लूकोज ऊपर, ग्लूकोज और गैलेक्टोज का ऑर्डर ध्यान रखिए, सबसे ऊपर ग्लूकोज और गैलेक्टोज है, ठीक है। उसके बाद क्या है, सुक्रोज, सुक्रोज क्या है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। माल्टोज क्या है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। एंड ट्रीहेलोज क्या है, अगेन ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। अब हमने बात की थी 2 और की, कौन से थे भाई, ट्राइसेक्राइड्स एंड टेट्रासेक्राइड। ट्राई मतलब 3, जब 3 मोनोसेक्राइड जुड़ जाते हैं तो क्या बनाते हैं, ट्राइसेक्राइड। और जब 4 मोनोसेक्राइड जुड़ जाते हैं तो टेट्रासेक्राइड बनाते हैं। ट्राइसेक्राइड का एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा बस, और कुछ नहीं याद रखिएगा, दैट इज रेफिनोज। ट्राइसेक्राइड का एग्जाम्पल कौन सा है, रेफिनोज। ये जो नोट्स है ना, ये एक्चुअली नॉट ओनली फॉर नीट लेवल, एक्चुअली फॉर एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, anyone who have just go thoroughly with all this, he will definitely do great in all the competitive exams, okay, either it is IUQB, okay, or any other national olympiad, that is like SOF, or that is IJSO, if he is trying for, then definitely he will crack it, okay. So we will go further, that is trisaccharide में रेफिनोज एग्जाम्पल, एंड स्टैकायोज, ठीक है, स्टैकायोज एनी 4 मोनोसेक्राइड। अब आप कहीं कौन से 3 या कौन से 4 मोनोसेक्राइड मिलकर बनाते हैं रेफिनोज या स्टैकायोज, कोई से भी 4, ठीक है। हमने कौन से पढ़ लिए थे, हमने अभी तक कौन से पढ़े थे, दैट इज मोनोसेक्राइड में पढ़े थे ना हमने, ट्रायोस, टेट्रोज, इनमें से कोई से भी 4 मिलकर स्टैकायोज बना देंगे, और कोई से भी 3 मिलकर क्या बना देंगे, रेफिनोज बना देंगे, ठीक है। तो बात करते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज। अब ये हेक्सोस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, हेक्सोस, इसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा। हेक्सोस में आ जाते हैं 3, दैट इज़ ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। इनमें कुछ नहीं याद रखना है, छोटे से बस नाम याद रखेंगे। ग्लूकोज डेक्सट्रोज कहते हैं, ग्लूकोज का डेक्सट्रोज ध्यान रखिएगा, ग्लूकोज डेक्सट्रोज कहते हैं। ब्लड शुगर कहते हैं, ग्रेप शुगर कहते हैं, कॉर्न शुगर कहते हैं, यूनिवर्सल शुगर कहते हैं। ग्लूकोज ही सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है, ग्लूकोज सब जगह पाया जाता है। ग्लूकोज कहाँ है, डेक्सट्रोज क्या नाम है इसके, डेक्सट्रोज, ब्लड शुगर, ग्रेप शुगर, कॉर्न शुगर, यूनिवर्सल शुगर। फ्रक्टोज की बात करते हैं, फ्रक्टोज क्या आ गया, फ्रूट शुगर। दूसरा नाम क्या है, लेविलोज। अभी ये नाम कहाँ से हैं, डेक्सट्रोज और लेविलोज, सोच रहे होंगे आप, ये हम थोड़ी सी देर, बस थोड़ा सा वेट कीजिए, अभी हम बात करते हैं दोनों के ऊपर, ठीक है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज हमने पढ़ लिया। फ्रक्टोज क्या है, लेविलोज, और ये कौन सी स्वीटेस्ट शुगर है अमंग नेचुरल सैकराइड। नेचुरल सैकराइड में सबसे ज़्यादा मीठा कौन है, फ्रक्टोज है, ठीक है। तो फिर आगे बात करते हैं गैलेक्टोज की। गैलेक्टोज
अरे अरे रुको रुको, अरे यार कोई बात नहीं। ओके, तो गैलेक्टोज में क्या है, ब्रेन शुगर, गैलेक्टोज ब्रेन शुगर कहते हैं गैलेक्टोज को, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, चलिए ग्लूकोज की। ग्लूकोज का आपका स्ट्रक्चर बहुत सौ को केमिस्ट्री लगती होगी यहाँ पर लेकिन एक्चुअली दिस इज़ नॉट केमिस्ट्री, दिस इज़ द नीड ऑफ बायोलॉजी एक्चुअली। तो आपको इतनी सी केमिस्ट्री तो आनी चाहिए भाई, कंपाउंड आप ड्रॉ कर पाए, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी ने भी भाई एक पेज पे डायग्राम्स दिए हैं, आपको याद है? अभी याद नहीं हो तो भाई खोल के देख लीजिए, ठीक है। तो आप खोलिएगा तो आपको पता चलेगा कि हमारे एनसीईआरटी ने भी क्या दे रखे हैं, दैट इज़ इन सब के स्ट्रक्चर दे रखे हैं, तो हमें देखना तो पड़ेगा भाई, इन सब के ऊपर बात करनी पड़ेगी। तो ग्लूकोज में अभी जैसे कि हमने बात की थी, क्या लगाते हैं, एल्डोस, ठीक है, एल्डोस कहते हैं ग्लूकोज को, ठीक है, एल्डोस लगाते हैं। और हेक्सोस शुगर है ग्लूकोज, ठीक है, कैन फॉर्म बोथ चेन एंड रिंग फॉर्म, चेन एंड रिंग फॉर्म बना सकते हैं। और इसे ही रिंग फॉर्म को, सवाल आ गया भाई, अरे यार हाँ, तो यहाँ पर आ गया पायरिनोज, और पायरिनोज नाम आ गया, ठीक है। तो ग्लूकोज की रिंग फॉर्म क्या होती है, पायरिनोज, 6 मेंबर्ड रिंग होती है रिंग फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ स्ट्रक्चर मैंने बनाने की कोशिश किया आपको यहाँ पर C6H12O6 की। आपको कौन सा ध्यान रखना है यहाँ पर, ये वाला ध्यान रखना है, ओह नो, ये वाला आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये वाला, ये इम्पोर्टेंट डायग्राम है, यस इट इज़ इम्पॉर्टेंट, सो यू हैव टू रिमेंबर इट। अल्फ़ा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज मैंने यहाँ पर 2 दिखाने की कोशिश की है, ठीक है। अब आप सोच रहे हो किस बेसिस पे मैंने यहाँ 2 दिखाया। अल्फ़ा ग्लूकोज अगर OH, छोटा दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको, यहाँ पर OH को गौर से देखिएगा और यहाँ पर OH को देखिएगा। अगर फर्स्ट कार्बन के नीचे की तरफ क्या लगा है, OH, तो अल्फ़ा ग्लूकोज होता है। लेकिन अगर फर्स्ट कार्बन के ऊपर की तरफ लगा होता है OH, तो वो कौन सा था, बीटा ग्लूकोज होता है। यही डिफरेंस है यहाँ पर, उससे ज़्यादा और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सबको इतना ही ध्यान रखिएगा। सिमिलरली अब यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने क्या राइबोज शुगर दिखाने की कोशिश की है, दैट इज़ राइबोज क्या है, पेंटोज शुगर है, लेकिन यहाँ पर ग्लूकोज क्या थी, हेक्सोज शुगर थी। ये थोड़ी सी बात है जो ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। पेंटोज शुगर थी, राइबोज, ठीक है। तो राइबोज भी चैन और रिंग फॉर्म दोनों में मिलती है, एल्डोज होती है, 5 मेंबर्ड रिंग फॉर्म होती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये दोनों होते हैं, OH अगर नीचे लगा हो तो अल्फ़ा, और OH अगर ऊपर लगा हो तो बीटा। बस इतनी सी बात थी यार हमारे यहाँ, तो इतनी टेंशन ले रहे थे आप भी, मतलब ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखती हैं, मस्ती से पढ़ेंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, मज़े से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं ऑर्डिनरी लाइट, निकोल प्रिज्म और पोलरीमीटर। ओके, तो ऑर्डिनरी लाइट क्या होती है, अपने ऑर्डिनरी लाइट मतलब जनरल लाइट ले लिया आपने, लाइट कोई सी ले सकते हैं, ठीक है। अब लाइट को हमने क्या किया, निकोल प्रिज्म को, ऑर्डिनरी लाइट होती है जो हमने निकोल प्रिज्म से पास करवाई, ठीक है। अगर प्लेन पोलराइज लाइट मिलेगी हमें, एक्चुअली बात करेंगे हम उनके ऊपर, कि जो लाइन मैंने आपको दिखाने की कोशिश की कि हमें मिलेगा क्या एक्चुअली स्ट्रक्चर में, वो मिलेगी एक प्लेन पोलराइज लाइट मिलेगी, ठीक है। और ये क्या है, पोलरीमीटर से हम मेज़र कर रहे हैं, ठीक है, पोलरीमीटर पे हम देख रहे हैं किसे, लाइट को, प्लेन पोलराइज लाइट है। अब वो कैसे मिलेगी प्लेन पोलराइज लाइट हमें, उसकी हम आगे चर्चा करेंगे। तो पहला हो गया केस 1। अब केस 1 में क्या हो गया, हमने अगेन ऑर्डिनरी लाइट ली, उसे क्या किया, निकोल प्रिज्म से पास करवाया, ठीक है ना, निकोल प्रिज्म से पास करवाया यहाँ पर हमने, और फिर क्या किया, यहाँ पर निकोल प्रिज्म से पास करवा के डेक्सट्रोज, अब यहाँ पर डेक्सट्रोज ग्लूकोज से हमने पास करवाया। डेक्सट्रोज मैंने आपको ऊपर नाम बताया था, डेक्सट्रोज किसका होता है, ग्लूकोज का, ऑप्टिकली एक्टिव होता है ये ग्लूकोज, ठीक है। तो हमने यहाँ पास करवाया, तो आगे गया, तो ये कहाँ पहुँचा, ये आगे पहुँचा, दैट इज़ हमारा प्लेन पोलराइज लाइट मिली। अब उसका शिफ्ट देखते हैं कैसे हुआ, इंपॉर्टेंट क्या है, शिफ्ट, हमें कैसे शिफ्ट मिला उसका, वो हमें मिला राइट साइड की शिफ्ट, ठीक है, राइट साइड शिफ्ट मिला हमें, ठीक है ना। तो राइट साइड शिफ्ट की बेस से हमने क्या कहा, उसे पॉजिटिव D, यहाँ से हमने क्या ध्यान दिया, पॉजिटिव D में डेक्स्ट्रा रोटेटरी, मतलब राइट साइड अगर शिफ्ट हो गया तो डेक्स्ट्रा रोटेटरी हम कहते हैं उसे। यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। ओके, थोड़ा सा अगर नहीं
डाउट हो रहा है थोड़ा रिवाइज कर लिया कीजिए, बार बार थोड़ा पीछे जाके वीडियो को दोबारा एक बार देख लिया कीजिए, तो रिकॉल होंगे पॉइंट्स। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रिकॉल करना सब चीज़ों को। आप पढ़ते जाएंगे कोई फ़ायदा नहीं है, बार बार अपना बार बार रिकॉलिंग कैपेसिटी बढ़ाइए, बार बार पीछे जाइए फिर समझ आए, अगर थोड़ा समझ आएगा फिर दोबारा पढ़िए फिर समझ आएगा। इस तरह कैपेसिटी बढ़ती है धीरे धीरे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, लर्निंग इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, नॉट एंड डू और डाई प्रोसेस। अभी कर दो ख़त्म कर दो, नो, इट नीड्स पेशेंस, ओके, अ लॉट ऑफ पेशेंस, ओके। सो आगे बात करते हैं यहाँ पर हम कि केस 2 की हमने क्या किया, फिर अगेन ही क्या लिया, यहाँ पर हमने लिया दैट इज़ क्या था ये, दैट इज़ हमने लिया था ये ऑर्डिनरी लाइट, ठीक है। ऑर्डिनरी लाइट को हमने आगे क्या किया, निकोल प्रिज्म से, अरे निकोल प्रिज्म से पास करवाई, ठीक है। निकोल प्रिज्म से पास करवाई तो हमने फिर आगे क्या किया, यहाँ पर हम फ्रक्टोज से पास करवाया। फ्रक्टोज को लेवल्यूज भी कहते हैं। पहले हमने क्या किया था, ऊपर डेक्सट्रोज से पास करवाया था, अब यहाँ पर किससे पास करवाया, लेवल्यूज से, फ्रक्टोज से, ठीक है। फिर हमें आगे क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें मिली एक लेफ़्ट साइड की तरफ शिफ्ट हुई हुई कौन सी लाइट, कौन सी, प्लेन पोलराइज लाइट, ठीक है। और इसी की वजह से लेफ़्ट साइड की शिफ्ट की वजह से यहाँ पर आया लेविरोटेटरी, लेफ़्ट और लेविरोटेटरी, बहुत ही इजी शानदार शब्द है ये, लेफ़्ट को ध्यान रखिए, लेविरोटेटरी। और हम इसे नेगेटिव साइड की वजह से, क्योंकि हम लेफ़्ट को नेगेटिव मानते हैं ना, तो नेगेटिव मानते हैं, नेगेटिव एल से हम डिनोट करते हैं और लेविरोटेटरी कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं, चलिए फिर केस 3। अभी तक हमें क्या मिला, राइट शिफ्ट मिला, लेफ़्ट शिफ्ट मिला। अब बात करते हैं नॉर्मल की, जब हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये कब होगा भाई, ये होगा हमारा जब हम लेंगे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि है DHA। DHA की फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा थोड़ा, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, ठीक है। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन क्या है, ट्रायोस है एक्चुअली, मोनोसेक्राइड में आता है। जैसे मोनोसेक्राइड में तो आते थे हमारे ग्लूकोज और फ्रक्टोज भी, इस तरह डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन भी कहाँ आता है, DHA हमारा मोनोसेक्राइड में आता है, किस में, ट्रायोस में। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है, अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिए। और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन कहाँ आता है, दैट इज़ ट्रायोस में, ठीक है। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। बाकी कौन से ऊपर जो दो हमने पढ़े ऑप्टिकली एक्टिव मीडियम थे दोनों, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, लेकिन डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन कहाँ होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव मीडियम है। तो इसलिए हमारी जो लाइट मिलेगी हमें, प्लेन पोलराइज लाइट, यहाँ पर उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्या नहीं होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के अब 2 टाइप्स पढ़ लेते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट शानदार टाइप्स है, दैट इज़ रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ओके। शुगर्स लिख दिया है, सॉरी गलती से मैंने तो ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है एक्चुअली। तो कार्बोहाइड्रेट क्या हो गया, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग कौन से होंगे, फ्री एल्डिहाइड ग्रुप्स होंगे और कीटोन ग्रुप होंगे, फ्री होंगे, फ्री मतलब कोई भी इनमें क्या हो गया, मतलब बॉन्डिंग नहीं है इनकी, फ्री है अपना, ठीक है। तो रिड्यूसिंग शुगर होंगे वे, है फ्री एल्डिहाइड ग्रुप। जो इनके ये 2 ग्रुप्स हैं, एल्डिहाइड और कीटोन, ये दोनों फ्री हैं, ठीक है। एल्डिहाइड ग्रुप एल्डोस, पहले हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी, याद है, एल्डोस, और कीटोन ग्रुप कीटोस, ठीक है। एल्डोस और कीटोस कैन रिड्यूस, क्या कर सकते हैं ये, इसमें क्या होगा, इंपॉर्टेंट क्या होगा, Cu+2 दैट इज क्यूप्रिक आयन को Cu+ में कन्वर्ट करेंगे, रिड्यूसिंग शुगर, ये इंपॉर्टेंट है। ऑल मोनोसेक्राइड इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, मोनोसेक्राइड सारे मोनोसेक्राइड क्या होते हैं, दैट इज रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, ऑल मोनोसेक्राइड, ठीक है, आर द रिड्यूसिंग शुगर। मोस्टली डाइसेक्राइड भी होते हैं। अब यहाँ पर एक चर्चा में आता है एक्सेप्शन, सुक्रोज एक एक्सेप्शन है डाइसेक्राइड का, जो कि नॉन रिड्यूसिंग में आता है। अब हम बात करते हैं नॉन रिड्यूसिंग की, हैव नो फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप। जब वहाँ भाई फ्री आ गए थे तो यहाँ पर अपोजिट होता है, हमें आज तक के यही पढ़ा है कि एक चीज़ अगर दो मतलब उसके टाइप्स हैं तो एक में होगा तो दूसरे में नहीं होगा, ये तो इसी बेसिस पर हमने टाइप्स बनाए हैं। तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर में क्या हो गया, दैट इज नो फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप एंड कांट रिड्यूस Cu+2 टू Cu+, मतलब क्यूब्रिक से Q+ नहीं बना सकते। फॉर एग्जांपल सुक्रोज, जो वहाँ पर एक्सेप्शन था वही यहाँ पर एग्जांपल है। सुक्रोज क्या है हमारा, डाइसेक्राइड, किससे बना होता है, मोनोमरिक यूनिट्स ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज से बना होता है। इन सुक्रोज बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज respectively are involved in glycosidic bond formation. Glycosidic bonds actually क्या होते हैं, glycosidic bonds
शुगर्स में जो बॉन्ड्स होते हैं वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ही होते हैं। जब दो मोनोमर्स जुड़ते हैं ना आपस में, बॉन्डिंग होती है, मतलब चीज़ों को जोड़ने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। तो हम जब दो मोनोमर्स जुड़ते हैं तो एक बॉन्ड बनता है, उसे जब मोनोमर्स कौन से किसके, वो भी दैट इज़ शुगर की, जब हम सैकराइड्स की बात करते हैं तो जब वे जुड़ते हैं तो किस बॉन्ड से जुड़ते हैं, यहाँ पर बॉन्ड आती है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड शुगर से रिलेट करती है, इतना ध्यान रखिएगा बस, ठीक है। इन सुक्रोज बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप ऑफ सुक्रोज ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज रिस्पेक्टिवली। और ध्यान रखना ज़रूरी है कि ग्लूकोज का कौन सा ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, एंड फ्रक्टोज का कौन सा ग्रुप, दैट इज़ कीटोन ग्रुप। ये दोनों क्या होते हैं, फ्री नहीं होते हैं, ये इन्वॉल्व होते हैं क्या करने में, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाने में। इसलिए क्या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। हमने क्या पढ़ा था, जो कि फ्री होने चाहिए, फ्री एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप, लेकिन यहाँ फ्री नहीं है, ठीक है। तो एक बात कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट की, हमने बात कर लेती है तो रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग, ठीक है। अब जो ओवरऑल देखा जाए ना, जो कार्बोहाइड्रेट है नॉन रिड्यूसिंग, राइट हैंड जो होता है वो कैसा होता है, रिड्यूसिंग होता है राइट हैंड, और लेफ्ट हैंड क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग। लेफ्ट हैंड क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग। राइट हैंड क्या होता है, रिड्यूसिंग। लेफ्ट हैंड क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग। भाई एक चपेट मारो किसी को भी तो क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है ना। तब दया की भाव आपके फिर दिखाएगा ना, पहले बहुत अहंकारी हो लेकिन बाद में समझ जाएगा, और फिर बात क्या करें, रिड्यूसिंग होगा, रिड्यूस हो गया मतलब उसका नेचर, पहले बड़ी एंगर में होगा लेकिन धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगा, एक थप्पड़ खा के छोटा था, ठीक है। तो मजाक मस्ती चलती रहती है बीच में, मारना मत किसी को, ठीक है। तो बात करते हैं लेफ्ट हैंड की। अब आपने किसी को कुछ कहा ही नहीं भाई, नॉन रिड्यूसिंग है, वो क्यों कम होगा, नॉन रिड्यूसिंग है लेफ्ट हैंड। राइट और लेफ्ट का ऑर्डर ध्यान रखिएगा। राइट हैंड क्या होता है, रिड्यूसिंग होगा, राइट हैंड से आप चाटा मारेंगे तो रिड्यूस हो जाएगा वो, ठीक है। और लेफ्ट हैंड से क्या होगा, लेफ्ट हैंड से कुछ नहीं होगा, नॉन रिड्यूसिंग, ठीक है। तो आगे बात करते हैं यहाँ पर पॉलीसैकेराइड की। पॉलीसैकेराइड में दो आते हैं, कौन से आते हैं भाई, बात करते हैं। आज मैं क्या टॉपिक पढ़ा रहा हूँ आपको पता है ना, बायोमॉलिक्यूल्स में हमने कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट किया था, और कार्बोहाइड्रेट आज हम कंप्लीट करेंगे। अगले लेक्चर में क्या से शुरू करेंगे, बताइए। बात करेंगे हम प्रोटीन्स के अगले लेक्चर में, अमाइनो एसिड्स की। बड़ा मज़ेदार रहेगा, लेक्चर को अटेंड ज़रूर कीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा भाई, ओके। ज़्यादा नहीं करता हूँ प्रचार, मैं मानता हूँ, छोटा सा तो करते हैं, ठीक है। तो पॉलीसैकेराइड, अरे यार क्या हुआ, पॉलीसैकेराइड में होमोसैकेराइड्स पढ़ते हैं, ठीक है। होमोपॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड क्योंकि दो टाइप के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं पॉलीसैकेराइड, दो टाइप के होते हैं, दैट इज होमोपॉलीसैकेराइड एंड हेटेरोपॉलीसैकेराइड, ठीक है ना। होमोपॉलीसैकेराइड एंड हेटेरोपॉलीसैकेराइड, ये दो टाइप होते हैं पॉलीसैकेराइड्स के, ठीक है। ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेल्यूलोज, इन्यूलिन एंड काइटिन। और हेटेरोपॉलीसैकेराइड क्या है, पेप्टाइडोग्लाइकिन, एगार, हेपेटिन, हाइल्यूरोनिक एसिड। एग्जाम्पल्स ध्यान रखिए अभी के लिए, अब मैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हर एक के ऊपर बात करूँगा। पहले हम बात करते हैं होमोपॉलीसैकेराइड के ऊपर। होमोपॉलीसैकेराइड, होमो मतलब सेम पॉलीमर ऑफ सिंगल टाइप मोनोसैकेराइड, ठीक है। होमोपॉलीमर ऑफ सिंगल टाइप मोनोसैकेराइड। अब ग्लाइकोजन की बात कर लेते हैं सबसे पहले हम। ग्लाइकोजन स्टोर्ड इन लीवर और मसल्स में होते हैं ग्लाइकोजन। अगर मैंने पिछले चैप्टर में आपको फर्स्ट चैप्टर में भी ग्लाइकोजन के बारे में बताया था, जिन्होंने मेरी वीडियो देखी होगी। ग्लाइकोजन के बारे में हमने बात की थी कि कैसे कैसे कार्य चलता है, याद है। तो ग्लाइकोजन के ऊपर मैंने बात की थी, तो अगर नहीं वीडियो देखे तो मेरी प्रीवियस वीडियो पे जाकर देख लीजिए, तो उसमें आप समझ जाएंगे कैसे कैसे टूटता है, बनता है। एपिथेलियल टिश्यू में हमने बात की थी ग्लाइकोजन की थोड़ी सी, ठीक है। तो ग्लाइकोजन स्टोर्ड इन लीवर एंड मसल्स, वहीं तो हमने पढ़ा था ना सभी कैसे कैसे टिश्यूज़ कहाँ कहाँ डिपोजिट हो रहे हैं, किसका क्या फंक्शन था, ओके। तो ग्लाइकोजन स्टोर्ड इन लीवर एंड मसल्स मेड अप ऑफ कितने ग्लाइकोस रेसिड्यू होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। 30,000 ग्लाइकोस रेसिड्यू, याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है अभी कुछ सालों पहले इसी के ऊपर। तो ग्लाइकोजन कितने ग्लूकोज रेसिड्यू होते हैं, 30,000, ठीक है।
तो अब यहाँ पर क्या कौन सा कलर देते हैं भाई आयोडीन के साथ, कौन सा देते हैं, रेड कलर देते हैं, ग्लाइकोजन रेड कलर देता है किसके साथ, आयोडीन के साथ। फिर हमने स्ट्रक्चर बात की थी, फिर वही अल्फ़ा बीटा, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन का आप ध्यान रखिएगा, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनती है और 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनती है। 1,4 बनेंगी जब लीनियर ब्रांचिंग, लीनियर होगा स्ट्रक्चर, लीनियर मतलब एक ही लाइन में यूँ, ये मैंने लीनियर कोशिश की है दिखाने की। लीनियर स्ट्रक्चर होगा तो क्या होगी, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगी। ये 1,4 बेसिकली क्या है, नंबर्स है, मतलब पहला कार्बन, पहले मोनोमर का पहला कार्बन दूसरे मोनोमर के चौथे कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, उसे ही हम क्या कहा, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्योंकि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मैंने आपको अभी बताया कि किसके बीच में, दैट इज मोनोमर्स के बीच में, सैकराइड्स के क्या होगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। तो 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हमने किस बेसिस पे नाम दिया एक्चुअली, बोलो 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हमारा नाम आया है क्योंकि जो ब्रांचिंग में क्या होगा एक्चुअली, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आगे दिखाने की कोशिश की मैंने, ये यहाँ पर जो पहला कार्बन होगा ना, इसका पहला कार्बन इसके छठे कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा और यहीं पे क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रेशन, ठीक है ना। डिहाइड्रेशन क्या होता है, जब एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन और दूसरे का हाइड्रोक्साइड मिलके क्या बना लेते हैं, वाटर बना लेते हैं, तो निकल जाते हैं, गायब हो जाते हैं, डिहाइड्रेशन हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर डिहाइड्रेशन हुआ, तो इसलिए वाटर मॉलिक्यूल हट जाता है। तो वह आपको ध्यान रखना है कि 1,4 कहाँ होगा, लीनियर में होगा, और 1,6 कहाँ पे होगा, ब्रांच में होगा। तो आगे बात करते हैं, ये एनसीईआरटी में कुछ ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर गिवन है, ध्यान रखिएगा, देख लीजिएगा एक बार को, बुराई कुछ नहीं है, एनसीईआरटी को जितनी बार पढ़ो कम है यार, ठीक है। ये 1,6 मैंने दिखाया, ये 1,4 दिखाया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, स्टार्च किस फॉर्म में स्टोर होता है, कहाँ पर स्टोर होता है, प्लांट्स में। वहाँ पर क्या होता है, एनिमल्स में ग्लाइकोजन, स्टार्च कहाँ होता है, प्लांट्स में, प्लांट्स की रूट में, स्टेम में, लीव्स में, फ्रूट्स में क्या होता है, स्टार्च होता है। स्टार्च के दो कंपोनेंट्स होते हैं, क्या होते हैं, दो कंपोनेंट्स होते हैं, एमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। फिर आ जाओ भाई, दौड़ के आ जाओ, सो मत बहुत से लोग अपने चूहे खा रहे होंगे, चूहे खाना बंद करता हूँ, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं, अगर नींद आएगा ना बता दिया करो, आउट ऑफ द क्लास, गो एंड वॉश योर माउथ, वॉश योर फेस, बी फ्रेश अप एंड कम अगेन, कम एंड सिट एंड बी डिटरमाइंड, यस आई कैन डू इट, ओके। तो स्टार्च, एमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज क्या करेगा, ब्लू कलर देगा, अमाइलोज क्या करेगा, ब्लू कलर देगा आयोडीन के साथ। अमाइलोपेक्टिन ब्रांच होता है, अमाइलोज क्या होता है, लीनियर होता है। बस ये दो बात ध्यान रखनी है, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन में डिफरेंस क्या है, ब्रांच और लीनियर का। स्टार्च में क्या होता है, दो फॉर्म होती है, लीनियर और ब्रांच। पूछा जा सकता है कि स्टार्च किस फॉर्म में मिलता है, दैट इज दोनों फॉर्म में मिलता है, लीनियर और स्टार्च फॉर्म में। दोबारा बता रहा हूँ, स्टार्च दोनों फॉर्म में मिलता है, लीनियर और ब्रांच फॉर्म में। लीनियर में क्या हो गया, एमाइलोज हो गया, और ब्रांच में क्या हो गया, अमाइलोपेक्टिन हो गया। और मैंने अभी बात बताई, ब्रांच में क्या होगा, दोनों बॉन्ड होगी या नहीं, 1,4 तो होगी, ज़रूरी है, लीनियर में भी होगी 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, लेकिन एक एडिशनल बॉन्ड आ जाती है ब्रांच में, 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है ना। ये आगे राइट हैंड वो स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर एक आयोडीन कहाँ जुड़ता है, जो होता है ना, ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं बीच बीच में, इनमें आयोडीन जुड़ जाता है, जो कि अभी मैं बात करूँगा सेल्यूलोज के नेक्स्ट, अभी उसमें बताता हूँ आपको। सेल्यूलोज में क्या होगा एक्चुअली, सेल्यूलोज कहाँ होगा, प्रेजेंट इज सेल वॉल ऑफ प्लांट, सेल वॉल में होता है, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं ये बात। तो सेल्यूलोज कहाँ होता है, प्रेजेंट इज सेल वॉल ऑफ प्लांट्स, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मटेरियल ऑफ बायोस्फीयर। हाँ, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा ब्रो, समझ रहे हैं ना। ओके, तो मोस्ट, अरे भाई टेक्नोलॉजी खेला हमसे, खेलती है यार। चलो, तो सेल्यूलोज क्या होगी, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मटेरियल ऑफ बायोस्फीयर, मेड अप ऑफ 6,000 ग्लूकोज यूनिट, 6,000 ग्लूकोज यूनिट से बने होते हैं। कौन, सेल्यूलोज।
ठीक है ना। तो यहाँ पर बीटा 1,4 लिंकेज मिलता है, अल्फ़ा बीटा फिर वही बात, अल्फ़ा नीचे OH लगा होता है और बीटा में ऊपर OH लगा होता है, वही बात है। सेलुलोज बीटा 1,4 लिंकेज, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज 90 ऑफ सेलुलोज कहाँ पर प्रेजेंट होती है? कॉटन फाइबर। कॉटन फाइबर में क्या होती है? मैक्सिमम परसेंटेज। सेलुलोज की पूछी जा सकती है कहाँ पर सबसे ज़्यादा मिलता है? कॉटन फाइबर में मिलता है। वुड्स में कम मिलता है यार, 25-50%, इतना कंपैरेटिवली कम मिलता है, ऐसे कुछ 25-50 कम थोड़ी ना है यार तो वही बात है कि कॉटन फाइबर में सबसे ज़्यादा मिलेगा और वुड में भी मिलता है 25 से 50% सेल्यूलोज। ठीक है, इन्यूलिन की बात करते हैं। इन्यूलिन के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्या होता है इन्यूलिन? पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। किसका पॉलीमर है? फ्रक्टोज का। प्रेजेंट इन रूट ऑफ डेलिया, बीटा 1,2 लिंकेज मिलता है यहाँ पर। ठीक है, और फिर बात करते हैं काइटिन की। काइटिन प्रेजेंट इन एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड। ये तो मेरे हिसाब से पिछले ही साल पूछा गया था यार, काइटिन कहाँ प्रेजेंट होता है। देख लो भाई नोट्स से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो काइटिन प्रेजेंट इन एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स, कैल्सीफाइड। ठीक है, काइटिन प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ फंगाई में भी क्या होता है? काइटिन से बनी होती है। दो जगह प्रेजेंट होता है काइटिन, इंपॉर्टेंट तो फंगस वाली बात ध्यान रखनी है। आपके बायोलॉजी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, वहाँ भी बात लिखी हुई है। काइटिन इस मेक्स द सेल वॉल ऑफ फंगाई। ठीक है, होमोपॉलीमर ऑफ नाग। ठीक है, नाग एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं हेट्रोपॉलीसैकेराइड का। आज का लास्ट टॉपिक है हेट्रोपॉलीसैकेराइड, फिर आपकी छुट्टी। ठीक है, रिवाइज कीजिएगा नोट्स को और बार बार समझने की कोशिश कीजिएगा। जितना ज़्यादा बार पढ़ेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रिवीजन होगा, उतनी ज़्यादा मेमोराइज होगा और उतना ही आपका भला होगा। भला ही तो हमका और रखने जाता है आपका, और क्या। पहला हम पढ़ेंगे हेट्रोपॉलीसैकेराइड में पेप्टाइडोग्लाइकेन, फिर पढ़ेंगे एगार, हाइल्यूरोनिक एसिड पढ़ेंगे, हेपेरिन पढ़ेंगे और हेमिसेलुलोज भी पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो बात करते हैं हम पहले किसकी? पेप्टाइडोग्लाइकेन। पेप्टाइडोग्लाइकेन पॉलीमर होता है पेप्टाइडोग्लाइकेन की। सेल वॉल कहाँ मिलती है मेरे बच्चों? कहाँ मिलती है? ये मिलती है आपको, याद है बैक्टीरिया पढ़ा था या नहीं? मोनेरा याद है? मोनेरा में आपने पढ़ा था कि पेप्टाइडोग्लाइकेन की क्या मिलती है? सेल वॉल मिलती है। पेप्टाइडोग्लाइकेन में कौन सी यूनिट्स प्रेजेंट होती है? दैट इज नैग और नाम। नाम भी कहते हैं, नाग भी कह लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नाम नाग कह लीजिए, याद रहेगा आपका। नाम एनिसेटाइल म्यूरामिक एसिड, नाग एनिसेटाइल ग्लूकोसामीन, प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, डाइजेस्टेड बाय लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या होता है भाई? लाइसोजाइम में एंजाइम होता है, कहाँ पर? आंसू में आपके प्रेजेंट होते हैं, टिप टिप आपके बचते हैं ना, तो बैक्टीरिया होता है, उन्हें किल करता है लाइसोजाइम। ठीक है, तो बैक्टीरिया को किल करने के लिए लाइसोजाइम होता है। आपके सलाइवा में भी प्रेजेंट होता है लाइसोजाइम। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं जो हमें समझनी और पढ़नी आ गई दोबारा। एगार म्यूकोपॉलीसैकेराइड। ठीक है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड होता है एगार, ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीवीड्स, रेड एल्गी। सीवीड्स क्या है? रेड एल्गी है। रेड एल्गी आप पढ़ेंगे अभी, आप अपनी बॉटनी में पढ़ेंगे रेड एल्गी के बारे में। छोटी सी हमने यहाँ चीज़ डिस्कस की है कि रेड एल्गी में कौन आते हैं? जेलिडियम। अरे यार, रेड एल्गी में कौन आते हैं? जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया। इसे आप ध्यान रखिए, पैर पॉलिस जेल ग्रीस। अगर आप पढ़ चुके हैं तो आपको समझ आ जाएंगी। अगर आपको एग्जांपल याद नहीं होते हैं रेड एल्गी के, तो रेड एल्गी के एग्जांपल याद रखने की एक ट्रिक है छोटी सी जो मैंने बनाई है, दैट इज पैर पॉलिस जेल ग्रीस। पैर मतलब पॉलीफायरा, पॉलिस मतलब पॉलीसाइफोनिया, जेल मतलब जेलिडियम एंड ग्रीस मतलब ग्रेसिलेरिया। क्या? दोबारा बोलिए, पैर पॉलिस जेल ग्रीस। पोरफायरा, पोरफायरा नॉट पोरीफेरा, पोरीफेरा फाइलम है, कहाँ पर? एनिमेलियम है पोरफायरा, यहाँ नॉट पोरीफेरा, इट्स पोरफायरा। ठीक है, पोरफायरा, पॉलिस पॉलीसाइफोनिया, जेल जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। 4 एग्जाम्पल है रेड एल्गी के जो आप अपने बॉटनी में पढ़ेंगे, उसके याद करने की छोटी सी ट्रिक है, ध्यान रखिए। हाइल्यूरोनिक एसिड प्रेजेंट इन कार्टिलेजन टेंडेंस। हाइल्यूरोनिक एसिड कहाँ पर प्रेजेंट होता है? दैट इज कार्टिलेजन टेंडेंस में मिलता है आपको, ध्यान रखिएगा। प्रोवाइड क्या करता है? टफनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। कार्टिलेज फ्लेक्सिबल होता है या नहीं? जब भी तो आपके कंठ में
ट्रैकिया में कार्टिलेज होते हैं ना, हाइलिन कार्टिलेज, इनकम्प्लीट रिंग्स ऑफ हाइलिन कार्टिलेज, तो फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। हेपेरिन क्या होता है? एंटीकोगुलेंट होता है विच प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग और ड्यूरिंग कोगुलेशन, क्लॉटिंग और कोगुलेशन, ठीक है, एंटीकोगुलेंट होता है। हेपेरिन क्या होता है? एंटीकोगुलेंट होता है। हेमिसेलुलोज टेक पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल ऑफ प्लांट्स, टेक पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल ऑफ प्लांट्स। तो आज के लिए यहीं तक। एक छोटा सा आपको बात कहना चाहूँगा कि आप ध्यान रखिएगा सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज के बारे में। सेल्यूलोज कहाँ था? होमोपॉलीसैकेराइड में, लेकिन हेमीसेल्यूलोज कहाँ हो गया? दैट इज़ हेटेरोपॉलीसैकेराइड में। और यहाँ पर आपको एक छोटी सी, एक आसान दिमाग में रखने के लिए एक छोटी सी बात कहूँगा। हाइलुरोनिक एसिड, हेपेरिन, हेमीसेल्यूलोज तीनों एच से स्टार्ट होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। 3 एग्जाम्पल्स किसके? हेटेरोपॉलीसैकेराइड के। किससे शुरू होते हैं? एच से। और बहुत ही ईजी ट्रिक है, आपको एलिमिनेशन में बहुत मदद होगी। ऐसा अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि कौन सा, असल में क्वेश्चन बताऊँ कैसे आते हैं। क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल्स दे दिए गए, एक टेबल भी दे दी जाएगी, उनमें नाम दिए जाएंगे पेप्टाइडोग्लाइकन, एगार, ठीक है, हाइलुरोनिक एसिड, हेपेरिन, हेमीसेल्यूलोज, और फिर होमोपॉलीसैकेराइड वाले भी दे देंगे आपको। कौन से? दैट इज सेल्यूलोज, इन्यूलिन, और कौन से थे? सेल्यूलोज, इन्यूलिन पढ़ा था आपने, काइटिन पढ़ा था, और ग्लाइकोजन, स्टार्च, ये सब आपको एग्जाम्पल दे देंगे। पूछा जाएगा इनमें से आइडेंटिफाई करो ये कौन से, कितने, कौन होमोपॉलीसैकेराइड एंड हेटेरोपॉलीसैकेराइड है, मतलब आपको यही वेरिफिकेशन करना है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। अगर आप आगे के लिए सतर्क रहना चाहते हैं मेरी वीडियो के लिए, तो हिट द बेल आइकन ऑल्सो and you will get the update of the next video. Okay, till then, stay tuned, stay care, bye bye.